चीखता हुआ वो अंधेरे में इस नहर की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक ड्राइवर्स को मार के उनकी किडनी निकालने का धंधा बना लिया था इसने। ये फर्जी नाम से टैक्सी बुक करता और ड्राइवर को मौत के घाट उतार देता। और सबसे खौफनाक बात, ये खून पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने मजे के लिए करता था। एक बार नहीं बल्कि दो बार ये बंदा पुलिस वालों को चूना लगा के जेल से भाग गया और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। अपने कन्फेशन के दौरान इसने कबूल किया कि 50 हत्याओं तक तो मुझे याद है और उसके बाद मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया था। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात साल 1958 की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस पुरानी गांव में देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था। ये वही बंदा है जो आगे चल के डॉक्टर डेथ के नाम से जाना जाएगा। देवेंद्र शर्मा कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। देवेंद्र शर्मा ने अपनी बेसिक एजुकेशन पुरानी गांव से ही पूरी की, क्योंकि बचपन से ही देवेंद्र शर्मा पढ़ाई में काफी अच्छा था। इसलिए अपनी 12th क्लास की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने पुरानी गाँव छोड़ के अपनी बहन के पास बुलंदशहर जाने का फैसला किया। अपनी स्कूलिंग खत्म करके देवेंद्र शर्मा ने डिसाइड किया कि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा। फॉलोइंग दिस आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए उसने पटना में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ से उसने BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की पढ़ाई की। डॉक्टर्स के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। MBBS वाले वो होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन, इंजेक्शंस, सर्जरीज और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट से हर तरह की बीमारी ट्रीट करते हैं। BDS वाले सिर्फ टीथ एंड माउथ के स्पेशलिस्ट होते हैं जो कैविटी से लेकर ब्रेसेस और रूट कैनाल तक सब करते हैं। और BAMS वाले आयुर्वेदा के एक्सपर्ट होते हैं जो जड़ी बूटियां, नेचुरल रेमेडीज और ट्रेडिशनल इंडियन मेथड से पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पढ़ाई के दौरान ही साल 1982 में इसने शादी भी कर ली। फाइनली साल 1984 में BAMS की डिग्री पूरी करके वो ऑफिशियली एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते ही साल 1984 में उसने खुद का एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया और राजस्थान के इस बांदीकुई में जनता क्लिनिक नाम से क्लिनिक खोल के लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हम देवेंद्र शर्मा के हत्या करने के शौक के बारे में बात करें, आपको यह पता होना चाहिए कि उसने ये सारा कुछ शुरू ही क्यों किया। साल 1984 से 1994 तक तो देवेंद्र शर्मा बहुत ईमानदार डॉक्टर था और बहुत शिद्दत से अपने मरीजों का इलाज किया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में साल 1994 में अपने कुछ दोस्तों के कहने पे देवेंद्र शर्मा ने अपनी 10 साल की मेहनत की कमाई को एक गैस सिलेंडर की डीलरशिप में लगा दिया। उसे लगा कि एकदम से ही मेरी एक्सट्रीम ग्रोथ हो जाएगी। फॉलोइंग दिस डॉक्टर ने करीब 11 लाख रुपए उस गैस सिलेंडर की डीलरशिप में लगा दिए, लेकिन बदकिस्मती से ये डीलरशिप एक स्कैम निकली और इस डॉक्टर की सालों की कमाई एक झटके में ही डूब गई। देवेंद्र शर्मा को काफी बड़ा झटका लगा और वो अपना क्लिनिक बंद करके बांदीकुई से वापस अपने घर अलीगढ़ आ गया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के मन में अब बदले की आग जल रही थी। कुछ महीनों तक उसने अपने आप को इस दलदल में से निकालने का प्लान बनाया और फाइनली उसे अपना पैसा रिकवर करने का एक खौफनाक आइडिया मिल गया। कभी ना फेल होने वाला एक फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए डॉक्टर डेथ ने अपने प्लान को अलग अलग स्टेजेस में रेडी किया। सेकंड और थर्ड स्टेज थोड़ी ज्यादा भयानक है, उनको बाद में देखेंगे। पहले फर्स्ट स्टेज पर फोकस करो। फर्स्ट स्टेज के प्लान के तहत साल 1995 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने किडनी ट्रांसप्लांट करने का इलीगल रैकेट शुरू करने का प्लान बनाया। ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर होने के नाते किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चलाना इसके लिए आसान था। एक बात यह भी है कि ये इस धंधे में अकेला नहीं था, इसी धंधे में इसका भरपूर साथ दिया डॉक्टर अमित ने। हर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देवेंद्र शर्मा 5 से 7 लाख रुपए टोकन मनी लिया करता था। देवेंद्र शर्मा को यह फायदे का सौदा लगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही किडनी ट्रांसप्लांट से उसका पूरा लॉस रिकवर हो चुका था और अब उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। इन शॉर्ट साल 1995 खत्म होते होते देवेंद्र शर्मा एक पक्का क्रिमिनल बन चुका था। लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी कि ऐसे फर्जी तरीके से किडनी निकालने में पकड़े जाने का रिस्क थोड़ा ज्यादा था। इसलिए डॉक्टर डेथ ने सोचा क्यों ना कहीं बड़ा हाथ मारा जाए, क्यों ना किसी ऐसे क्राइम में एंट्री मारी जाए जहां रिस्क कम हो और पैसा ज्यादा हो। यहीं से डॉक्टर डेथ के दिमाग में एक और खौफनाक आइडिया आया। इसके लिए डॉक्टर ने छोटी सी गैंग बनाई जो कि डॉक्टर के इस मास्टर प्लान में उसका साथ देने वाली थी। इसी आइडिया के तहत उसने सबसे पहले एक फेक गैस एजेंसी खोली। इस सेकंड स्टेज क्रिमिनल एक्टिविटी में इनके मेन टारगेट्स होते थे ऐसे ट्रक्स जो गैस सिलेंडर कैरी किया करते थे इधर से उधर। सबसे पहले तो डॉक्टर और उसकी गैंग वाले इन गैस सिलेंडर लेके जाने वाले ट्रक्स को आइडेंटिफाई किया करते थे। आइडेंटिफाई करने के लिए अलीगढ़ के आसपास 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में वो सुनसान इलाका मार्क किया जहां से रोज ट्रक्स गुजरते थे। जैसे ही गैस सिलेंडर से भरा हुआ कोई भी ट्रक इस सुनसान इलाके को क्रॉस करता तो डॉक्टर और उसकी गैंग ट्रक को घेर लेती, सारे गैस सिलेंडर्स चुरा लिए जाते और अपनी फेक गैस एजेंसी के जरिए उनको मार्केट में बेच दिया जाता था। ट्रक ड्राइवर का ट्रक लूट लिया वो तो ठीक है, उसके बाद ये लोग ट्रक ड्राइवर को भी नहीं छोड़ते थे। ट्रक ड्राइवर की किडनी निकाली जाती और उसकी हत्या कर दी जाती थी, प्लस किडनी को इलीगल तरीके से बेच दिया जाता था और फाइनली उस ट्रक को भी ब्लैक मार्केट में बेच के पैसे बना लिए जाते थे। अगर आप ध्यान से इस बात को समझो तो डॉक्टर टोटल 3 तरीकों से पैसे बना रहा था। पहला तो गैस सिलेंडर चुरा के और खुद की फेक एजेंसी के जरिए सिलेंडर बेच के, दूसरा ट्रक ड्राइवर की किडनी निकालने के बाद उसको बेच के, और तीसरा ट्रक को ब्लैक मार्केट में बेच के। पैसों की कमी आज ज्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम है और ऐसे में ये समस्या और बढ़ जाती है जब आप पैसे की बचत ना कर पाओ। मान लो कोई एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी दबे पांव आ जाए और बचत के नाम पर खाते खाली हो तो क्या होगा। आज के टाइम में हॉस्पिटल का एक चक्कर आपकी जेबें खाली कर सकता है। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बैंक अकाउंट, सारी सेविंग सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में काम आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको और आपकी फैमिली को ऐसे समय में बचाएगा। 400-500 रुपए हर महीने के प्रीमियम पर आपको लाखों करोड़ों तक का कवरेज मिल सकता है। साथ ही एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर और 30 मिनट्स का क्लेम सपोर्ट भी मिलता है। आज की तारीख में सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है, एक ही पल में सब कुछ
बदल सकता है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर घर के मेन अर्निंग मेंबर को ही कुछ हो जाए तो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आप सिर्फ 600 से 700 रुपए पर मंथ प्रीमियम पर करोड़ों तक का प्लान ले सकते हो, जो आपके बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। कम एज में इसे लेने से प्रीमियम भी कम बनता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है, जो आपके ना होने पर भी आपकी फैमिली को फाइनेंशियल कवर देता है, और हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल बिल्स का बोझ कम करता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर करो और 15 से 25% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट हेल्थ और टर्म प्लान अभी की अभी चुनो। भले ही इतने पैसे कमा रहा था, पर अभी भी देवेंद्र शर्मा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रहा था कि हत्या करने के बाद इन सब ट्रक ड्राइवर्स की बॉडीज को कहां ठिकाने लगाऊं। फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद देवेंद्र शर्मा ने वो जगह ढूंढ ही ली जहां वो अपने काम को अंजाम दे सकता था, यानी कि लाश को ठिकाने लगा सकता था। देखो, ये है अलीगढ़ और ये है कासगंज। इसी कासगंज में एक नहर है, हजारा कैनाल। हजारा कैनाल एक आर्टिफिशियल नहर है जो गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों के टाइम किसानों को पानी देने के लिए आर्टिफिशियली बनाया गया था। हजारा कैनाल की लोकेशन और माहौल देवेंद्र शर्मा को हत्या करने के बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में मगरमच्छ हैं। अब ये मगरमच्छ मजे से चटकारे लेते हुए लाशों को फ्री में ही ठिकाने लगा देते थे, जिसकी वजह से देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई सबूत बच ही नहीं पा रहा था और उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। काफी लंबे समय तक ट्रक ड्राइवर्स की हत्या का सिलसिला चलता रहा और इस डॉक्टर ने खूब पैसे छापे। लेकिन गजब की बात यह है कि कुछ टाइम बाद इस डॉक्टर को इस सेकंड स्टेज के क्राइम करने में मजा आना ही बंद हो गया। तब जाके उसने अपना पैटर्न चेंज करने का प्लान बनाया, लेकिन इस समय तक वो टोटल 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट इलीगल तरीके से कर चुका था। ये बात सुन के आपको थोड़ा सा शौक लग सकता है, लेकिन अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को पैसे से ज्यादा लोगों की जान लेने में मजा आने लग गया था। देवेंद्र शर्मा के इस नए हत्या करने वाले पैटर्न को समझने से पहले एक बार कुछ इंपोर्टेंट लोकेशंस को भी अच्छे से समझ लो। कभी दिल्ली से और कभी गुड़गांव से अपने डेस्टिनेशन कासगंज के लिए देवेंद्र शर्मा अपनी टैक्सी बुक करता था। टैक्सी बुक करने के बाद वो उत्तर प्रदेश में मौजूद इस कासगंज के लिए निकलता था, और कासगंज में यहाँ मौजूद ये है हजारा कैनाल, जहाँ वो सारी लाशों को ठिकाने लगा दिया करता था। अब आपने सारी लोकेशंस को समझ लिया है, तो अब इस केस को समझने में आगे और ज्यादा मजा आएगा। अब चूंकि ये बात साल 2000 की है, तो उस समय पे ऐसे एप्स वगैरह से टैक्सी बुक नहीं होती थी। हर शहर में फिक्स टैक्सी स्टैंड्स हुआ करते थे, जैसे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे या फिर बाजार की किसी आसपास की लोकेशन पे, जहां से इजीली टैक्सी बुक करी जा सकती थी। इसके अलावा लोग ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू भी टैक्सी बुक किया करते थे। एजेंसी का बंदा ड्राइवर भेजता था, जो कि मैक्सिमम केसेस में शहर से बाहर जाने के लिए होता था। अब ये देवेंद्र शर्मा भी ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू ही अपनी टैक्सी बुक किया करता था। होता कुछ ऐसा था कि ये डॉक्टर सबसे पहले दिल्ली या गुड़गांव जाता था, वहां से ये फर्जी नाम से टैक्सी बुक किया करता था और डेस्टिनेशन में हमेशा हजारा कैनाल के आसपास वाला एरिया ही बताया करता था। ध्यान दो, हजारा कैनाल यानी वही एरिया जो मगरमच्छों से भरा हुआ है। फाइनली आज दिन है पहले टैक्सी ड्राइवर की हत्या का। डॉक्टर ने दिल्ली से एक फर्जी नाम से टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर और ये बंदा कासगंज के लिए रवाना हो गए। रात हो चुकी है। किसी बहाने से डॉक्टर ने इस टैक्सी को इस सुनसान इलाके में रुकवा लिया है। देवेंद्र शर्मा अपने पहले शिकार की हत्या करे उससे पहले आप अच्छे से ये समझ लो कि ये हजारा कैनाल है, ये टैक्सी यहाँ खड़ी हुई है और देवेंद्र शर्मा बस अब उस मौके का इंतजार कर ही रहा है जब वो इस टैक्सी ड्राइवर को मौत के घाट उतारेगा। देवेंद्र शर्मा ने चाकू निकाल के टैक्सी ड्राइवर का गला काटा और अपने शिकार की लाश को घसीटता हुआ इस हजारा कैनाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लाश को इस हजारा कैनाल में फेंकने के बाद खुद इस टैक्सी में बैठ के चला गया। टैक्सी को उत्तर प्रदेश के ही ब्लैक मार्केट में लेके गया और 20 से 25 हजार रुपए में बेच दिया। ये टैक्सी वाले हत्याकांड में तो देवेंद्र शर्मा को गजब मजा आने लग गया था। हत्या करो, मगरमच्छों को खिला दो। इसी रीजन से हर कुछ दिनों में वो टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या करने लग गया और मगरमच्छों को खिलाने लग गया। ये हत्या का पूरा सिलसिला साल 2004 तक चला। ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या करने की कोशिश के दौरान ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा साल 2004 में पकड़ा गया। अरेस्ट होने के बाद जब देवेंद्र शर्मा ने अपना कन्फेशन दिया तो एक बार को तो पुलिस वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक आदमी ऐसा भी कर सकता है। दरअसल अभी तक पुलिस वालों को लग रहा था कि इसने कुछ 21 हत्याएं की होंगी और 21 हत्याओं के ही चार्जेस इस पर लगाए गए थे। लेकिन अपने कन्फेशन के दौरान इसने कबूल किया कि 50 हत्याओं तक तो मुझे याद है और उसके बाद मैंने काउंट करना ही बंद कर दिया था। और यहीं से इस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का नाम पड़ा डॉक्टर डेथ। इंटेरोगेशन के दौरान ही डॉक्टर ने लाश को हजारा कैनाल में फेंकने की बात भी कबूल की थी। पुलिस वालों ने इस हजारा कैनाल में डेड बॉडीज की तलाशी के लिए एक ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन बदकिस्मती से एक भी लाश उस मगरमच्छ के तालाब से रिकवर नहीं हो पाई। अगर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के क्राइम्स की टाइमलाइन शॉर्ट में बताऊं तो साल 1994 में गैस एजेंसी की डीलरशिप में पैसा गंवाने के बाद देवेंद्र शर्मा डॉक्टर से एक शातिर क्रिमिनल बना। साल 1995 से साल 2004 तक उसने 125 से ज्यादा इलीगल किडनीज ट्रांसप्लांट किए। ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को मिला के 50 से ज्यादा हत्याएं की। अब सवाल यह है कि देवेंद्र शर्मा का इतनी सारी किडनी ट्रांसप्लांट और हत्याओं के रैकेट चलाने के बाद में आखिर हुआ क्या? तो आपको बता दूं कि कोर्ट में केस चला, लेकिन एक भी डेड बॉडी ना मिलने की वजह से और कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को बस 7 ही केसेस में उम्र कैद हुई और एक गुड़गांव के केस में मौत की सजा सुनाई गई। इतनी सारी हत्याओं के बाद भी देवेंद्र शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मिलेंगे भी कैसे? वो तो मगरमच्छ खा चुके थे। मोरोवर 50 हत्याओं की
कोर्ट हियरिंग्स के दौरान ही उसके अगेंस्ट किडनी ट्रांसप्लांट का एक मेजर केस राजस्थान के जयपुर में चल रहा था। फॉलोइंग दिस कोर्ट ने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को इसमें उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे जयपुर सेंट्रल जेल में रखा गया। अब आपको लग रहा होगा कि डॉक्टर को तो जेल में बंद कर दिया तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन सरप्राइजिंगली इससे आगे की कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरी बात ध्यान से सुनना। कोर्ट से उम्र कैद मिलने के बाद साल 2004 से 2020 तक तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जयपुर सेंट्रल जेल में ही बंद था। फिर साल 2020 से देवेंद्र शर्मा के दिमाग में फिर से एक खुराफाती आइडिया आया और इस बार वो आइडिया था जेल से भागना। साल 2020 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अच्छे बिहेवियर के नाम पर पैरोल मांगी। पैरोल का मतलब है कि जेल में बंद किसी भी कैदी को कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर जाने की परमिशन मिलती है, यानी कि एक टेम्पोररी रिलीज, मोस्टली फैमिली इमरजेंसी, हेल्थ इश्यूज या गुड बिहेवियर के नाम पे डॉक्टर को 20 दिन की पैरोल ग्रांट की गई। यहाँ पे ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि पैरोल पे निकले हुए कैदी को पुलिस स्टेशन जाकर अक्सर साइन करना पड़ता है ताकि पुलिस को ये कंफर्मेशन रहे कि वो कैदी भागा नहीं है। अगर वो साइन नहीं करता तो उसका पैरोल कैंसिल हो जाता है। प्लस अगर वो टाइम पे वापस जेल नहीं आता तो पुलिस उसे भगोड़ा मान लेती है। ये साइन करने वाली रिक्वायरमेंट बेल वाले केसेस में भी होती है। बेल का मतलब है कि किसी बंदे पर केस चल रहा हो लेकिन कोर्ट ने उसे जेल से बाहर रहने की परमिशन दे दी हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपने सिंघम मूवी देखी होगी तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि कैसे जयकांत शिकरे सिंघम के गांव में साइन करने जाता है। अब देवेंद्र शर्मा ने तो पहले से ही अपना प्लान सेट कर रखा था, तो वो जैसे ही पैरोल पर छूटा सबसे पहले उसने अपना हुलिया बदला और जयपुर से एक टिकट कटाई दिल्ली की। देवेंद्र शर्मा जयपुर से दिल्ली अपनी दूसरी बीवी के पास पहुंच गया। देवेंद्र शर्मा की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी था, लेकिन इसके कारनामों की वजह से उसकी पहली बीवी ने ऑलरेडी उसे डाइवोर्स दे दिया था। दिल्ली में उसने एक प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया और करीब 7 महीने तक पुलिस को चकमा देते हुए वही काम करता रहा। फाइनली पुलिस को एक टिप मिली और देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को फिर से दिल्ली से अरेस्ट किया गया। अब की बार पुलिस ने इसको और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली जेल में यानी कि तिहाड़ जेल में भेज दिया। मजे की बात यह है कि डॉक्टर यहाँ भी नहीं रुका और एक बार फिर से जेल से फरार हो गया। अब अपने देश में एक रूल है, अगर कोई बंदा एक बार पैरोल से भाग जाता है तो उसे दोबारा पैरोल नहीं दी जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों कोर्ट वालों ने उसे दोबारा पैरोल पर रिहा कर दिया। जबकि एक बार देवेंद्र शर्मा पैरोल से ही भाग गया था, तब भी उसके खिलाफ कोई खास स्टेप नहीं लिया और दोबारा से उसे पैरोल दे दी गई। तो क्या यह माना जा सकता है कि सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि हम किस खूंखार क्रिमिनल को पैरोल दे रहे हैं? देखो एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा था कि साल 2023 में 9 जून को डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को फिर से एक बार पैरोल पर रिहा किया गया था। इस बार देवेंद्र शर्मा को टोटल 2 महीने की पैरोल मिली थी, लेकिन यह बंदा जेल से बाहर आते ही भाग गया। अगले 6 महीने तक पुलिस वालों ने हर वो पॉसिबल जगह छान मारी जहां यह बंदा छुपा हुआ हो सकता था। अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज जैसे शहरों में मौजूद इसके हर हाइडआउट पर छापा मारा गया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। ना तो ये डॉक्टर मिल रहा था, ना ही इसका कोई सुराग मिल रहा था। अब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को ढूंढते हुए करीब 2 साल हो चुके थे। उसकी बीवी का भी फोन टैप किया जा रहा था, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बंदा उनको कभी मिल भी पाएगा। लेकिन इसी साल 2025 में पुलिस वालों को एक टिप मिली। टिप देने वाले खबरी ने बताया कि देवेंद्र शर्मा राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में छुपा हुआ है। पुलिस ने डॉक्टर डेथ को कैसे अरेस्ट किया ये समझने से पहले एक बार कुछ लोकेशंस को ध्यान से समझो। देखो ये है राजस्थान और राजस्थान में ये है जयपुर और जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है दौसा। याद है मैंने आपको बताया था कि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा 10 साल तक राजस्थान के बांदीकुई में लोगों का इलाज किया करता था। अब चूंकि वो इस एरिया में इतने साल रहा तो वो यहाँ का चप्पा चप्पा जानता था। यही वजह थी कि डॉक्टर ने इस एरिया में छुपने का सोचा। अब इस बांदीकुई से 15 मिनट की दूरी पर है ये गुड़ाकटला गांव। इस गुड़ाकटला गांव में एक मंदिर है, रामेश्वर धाम मंदिर, जिसको डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने अपना अड्डा बनाया था। खैर हुआ कुछ ऐसा था कि देवेंद्र शर्मा ने अपना फोन रिचार्ज करवा लिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को एक टिप मिली कि ये बंदा राजस्थान के दौसा में छुपा हुआ है। पुलिस वाले फटाफट दौसा पहुंच गए डॉक्टर डेथ को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस वालों के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो जिस डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को जानते थे वो तो वहां था ही नहीं। खबरी ने बताया कि यही देवेंद्र शर्मा है। अब दिक्कत की बात यह थी कि खबरी जिसकी तरफ इशारा कर रहा था वो एक मंदिर का पंडित था, और उससे भी बड़ी बात उस पंडित की दाढ़ी, बढ़े हुए बाल और बूढ़ी उम्र देखकर कोई ये बात मान ही नहीं सकता था कि यही वो डॉक्टर डेथ है। इस पंडित का नाम था संत दयादास महाराज। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ये पंडित गांव वालों का इलाज भी करता था और इलाज करवाने के लिए यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। साथ ही ये बंदा मंदिर में प्रवचन भी दिया करता था और कुछ नेता लोग तक भी इसके प्रवचन सुनने आते थे। तो पुलिस ऐसे ही सिर्फ शक के बेसिस पर पंडित को अरेस्ट नहीं करना चाहती थी। अब चूंकि पुलिस तो कंफ्यूज थी लेकिन खबर पक्की थी, इसलिए पुलिस ने एक ठोस प्लान बनाया। प्लान ये था कि पुलिस यहाँ गांव वाले बनके रहने लगे और उस पंडित की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगे। सबसे मजे की बात, पुलिस वाले उसके प्रवचन भी सुनने जाते थे और उससे दवाई भी लिया करते थे। कुछ दिन गुजर गए लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था और पुलिस वालों को अपना ये प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब चूंकि नॉर्मली डॉक्टर को पकड़ पाना तो मुश्किल था क्योंकि उसका लुक काफी ज्यादा चेंज हो चुका था, तो पुलिस वालों ने फाइनली उस डॉक्टर की पुरानी फोटोज और वीडियोस को पंडित की फोटोज से मैच करना शुरू कर दिया। यहाँ एक कैच है, इंसान चाहे कितना भी रूप बदल ले लेकिन अपनी आंखों और नाक का असली शेप वो नहीं छुपा सकता, क्योंकि ये बदलते नहीं है और अपनी आंखों और नाक की ही वजह से ये डॉक्टर डेथ पहचानने में आया। अब पुलिस को पक्का यकीन हो चुका था कि ये पंडित ही डॉक्टर डेथ है। बिना देर किए फाइनली पुलिस ने उस डॉक्टर डेथ को अरेस्ट कर लिया। बाद में पूछताछ में पता चला कि मंदिर वालों को एक पंडित की जरूरत थी, पर उनके पास इतना पैसा नहीं था और इस डॉक्टर ने फ्री में काम करने के लिए हाँ कर दिया था। इसी रीजन से गांव वालों ने ज्यादा जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा। मोरोवर मंदिर में इसने एक ओल्ड एज होम खोलने के लिए वहां की ग्राम पंचायत से भी परमिशन मांगी थी। मंदिर में इसने हर जगह एसी, कैमरा, टीवी वगैरह सब कुछ लगवा दिया था। अगर ध्यान से देखोगे तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के इस पूरे केस ने एक बहुत कड़वा सच सामने रखा है कि अपने देश के लॉज खुद ही अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी बन के रह गए हैं। जहां एक तरफ सिस्टम अच्छे व्यवहार के नाम पर पैरोल देके एक खूंखार क्रिमिनल को
बार बार मौका देता रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसके भाग जाने पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। एक ऐसे कातिल को जिसने रिकॉर्ड पर 50 से ज्यादा हत्याएं, किडनी रैकेट और जेल तोड़ने की कहानियां लिखी हैं, दोबारा पैरोल देना सिर्फ लॉ का लूप होल नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए खतरा भी है। ये केस सवाल उठाता है, क्या हमारे कानून की रिहेबिलिटेशन वाली सोच इतनी अंधी हो गई है कि वो जस्टिस के असली एसेंस को भूल गई है? जब तक ये कानून अपनी खामियां नहीं सुधारता तब तक ऐसे डॉक्टर डेथ जैसे कातिल बार बार कानून का मजाक उड़ाते रहेंगे। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन ये डॉक्टर शैतान बन गया। डॉक्टर डेथ की वजह से कई फैमिलीज बर्बाद हो गई। ऐसी कई स्टोरीज हैं जो बताती हैं कि आने